Today we're gonna talk about a web series called What If। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। और फाइनली तुम्हारा भाई एक लंबी 2 हफ्ते की वेकेशन के बाद में एक तगड़े पावर बैक के साथ में फुल एनर्जी के साथ लौटा है। सो पहले ही बता देता हूँ कि आज तक मैंने कभी भी अपने किसी वीडियो में हेडफोन्स यूज करने के लिए नहीं गया, लेकिन इस बार कह रहा हूँ। क्यों, वो तुम्हें आगे ही समझ में जाएगा बेड़ो। सो आफ्टर ऑल वॉचिंग दिस 3rd एपिसोड मेरे दिमाग के तो घोड़े खुल चुके हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक के बाद एक सारे के सारे मेन एवेंजर्स मारे जा रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सो गाइज, इस एपिसोड में हमें ओरिजिनल टाइम लाइन के अकॉर्डिंग टोटल 3 ओरिजिनल लाइव एक्शन मूवीज से रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि हमने इसके पहले मूवीज में देखा है। और फाइनली आज बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि यार सारी मूवीज को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अगर आपको वो सारी मार्वल की मूवीज देखनी है तो उन सभी के लिंक्स ऑलवेज, जैसा कि हर बार आपको मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो मिल जाएंगे। तो कहानी का जिक्र है 3 मूवीज का, जिनमें शामिल है आयरन मैन 2, थॉर 1 और साथ ही द इनक्रेडिबल हल्क। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो इन सभी की कॉम्बिनेशन को एक अलग ही लेवल पर हमें दिखाया गया है, जहाँ पर ये सारी कहानी हमें एक सीक्वेंस में होती हुई दिखाई जाएगी, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हर एक दिन एक नया इंसिडेंस यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर शुरुआत होती है नन अदर देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यानी कि हमारे प्यारे आयरन मैन, जो कि डोनट के ऊपर बैठकर डोनट खा रहे होते हैं। बेसिकली ये सीन पिक किया गया है आयरन मैन 2 मूवी से, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए निक फ्यूरी और साथ ही नताशा रोमानोफ आते हैं। और अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये सारी कन्वर्सेशन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि हमने ओरिजिनल आयरन मैन 2 के अंदर देखी थी, जहाँ पर निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को अपने एवेंजर असेंबल टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जहाँ उसके जवाब में टोनी अपने गले पर पैलेडियम पॉइजनिंग की बात करता है और कहता है कि मेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे पॉइजन फैलता जा रहा है। और वहीं पर एंट्री होती है नताशा रोमानोफ की, एके ब्लैक विडो, जहाँ पर आते ही वो टोनी के गले में क्योर इंजेक्ट कर देती है। अब उसका मकसद तो ये था कि वो टोनी को उसकी पैलेडियम पॉइजनिंग से बिल्कुल रिहा कर दे, बोले तो एकदम बिंदास ब्रो। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर कांड हो जाता है ऊंधा और यहाँ पर टोनी स्टार्क की हो जाती है डेथ। ओ माय गॉड, साला ये दुख का है खत्म नहीं होता है वे। एक तो पहले एंड गेम के अंदर लेट हुए और उसके बाद में व्हाट इफ में भी। वेल, इस सीरीज का नाम ही व्हाट इफ है, तो ये सब कुछ होना तो लाजमी था। मगर यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात तो ये थी कि नताशा रोमानोफ निक फ्यूरी से कहती कि अपन ने तो इसको मारा नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे भाई। मीनवाइल अब कांड हुआ है तो कोसिक्वेंस तो दिखाई जाएंगे, और यहीं पर हमें दिखाए जाते हैं एजेंट रोमेलो, जिन्हें कि हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा था। और सेम टू सेम वही सीन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रा के एजेंट मिलकर लाल बाल वाली नताशा को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मर्डर के सारे सबूत उसकी और उंगली उठा रहे थे। जहाँ पर ऊपर बैठे ले अपने वॉचर चाचा एक छोटी सी ज्ञान हमें पेल देते हैं और कहते हैं कि एक वक्त था जब पूरी की पूरी एवेंजर असेंबल टीम 6 जनों के साथ में क्रिएट हुई थी, जिनके अंदर नताशा रोमानोफ, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, आयरन मैन और साथ ही हल्क शामिल थे। मगर जैसा कि नाम है व्हाट इफ, तो बाबा कांड होने तो बनते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए निक फ्यूरी आता है। और हालांकि निक फ्यूरी को भी लगने लगता है कि नताशा ने टोनी स्टार्क को जॉन से नहीं मारा होगा, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राड़ा है। तो वो उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए हायर करता है और कहता है कि तुम्हें जाकर सब कुछ सच्चाई पता लगानी होगी। वहीं पर अब सीन बेसिकली पूरा उठा लिया जाता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से, जहाँ पर रोमेलो आकर उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी ब्लैक विडो तो भाई साहब सबकी मम्मी दे धमाधम कूट डालती है एक एक को। बहुत बुरी पिटाई भाई साहब, बहुत बुरी पिटाई। और देन यहाँ पर आता है इस एपिसोड का मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन। अभी फेवरेट क्यों है, चलो भाई क्लिप दिखाते हैं आपको। और अगर दूसरी मूवी की बात करूं सो दैट वुड बी थॉर 1। उसमें वो मेरी फेवरेट मूवी क्यों है, क्योंकि उसमें एक ऐसा सीन है जब ओडिन की तरफ से थॉर से उसकी सारी पावर्स खींच ली जाती है और उसका जो हैमर है वो भी जमीन पर फेंक दिया जाता है। और जब थॉर अपने हैमर को लेने के लिए जाता है, सो ही वाज थिंकिंग कि हाँ मेरे पास में अभी भी पावर है एंड आई कैन पुल दैट हैमर, बट वो उठा नहीं पाता है वो। और वो सीन मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिल से लगा। तो यही रीजन है कि नंबर 1 पे एंड गेम है, सेकंड नंबर पे थॉर है। और जैसा कि सेम टू सेम मूवी में हुआ था कि हॉकाई आकर थॉर को हथौड़ा उठाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब इधर तो उल्टा ही हो गया, तीर घुस गया कि सीधा थॉर के सीने में और थॉर वहीं पे ढेर। अब भाई मेरा तो दिल टूट गया यार सच्ची। और अब जैसा कि लाल बाल वाली नताशा को धरा, तो अब यहाँ पर इनको भी धर लेते हैं। हॉकाई बेचारा चिल्ला चिल्ला के परेशान, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लेकिन अब उसकी सुनेगा कौन। थोड़ी देर उसे कस्टडी में रखा जाता है और जब वहाँ पर निक फ्यूरी उससे बात करने के लिए पहुंचता है तो देखता है लो भाई साहब ये भी लुढ़क लिए। इसका मतलब ये था कि कोई ना कोई इन सारे कांड के पीछे जुड़ा हुआ था। साला कोई तो है जो एक एक करके सबकी फिरकी ले रहा है। रॉन्ग नंबर है ये। पहले हमारे दिव्य गुरुजी टोनी निकल लिए, उसके बाद में माई लव थॉर, और अब बेचारे निशांची कैसा एवेंजर बनेगा रही है। और इसी के साथ इवेंट स्टार्ट होता है द इनक्रेडिबल हल्क का, जहां पर नताशा रोमानोफ पहुंचती है बैटी रोज के पास में। देखा जाए तो इनक्रेडिबल हल्क के बाद में हल्क के जितने भी
भी हमें कैमियोज दिखाए गए या फिर जितनी भी मूवीज आई वो सब कुछ मार्क रफेलो की तरफ से आई थी, लेकिन इस बार हमें पुराने वाले हल्क दिखाए गए थे जो कि पर्सनली मुझे बताऊं तो ज्यादा पसंद आए थे। और अब जैसा कि बेटी रोज एक बायोलॉजिस्ट होती है तो वो नताशा की हेल्प करने के लिए उस एंटीडोट पर अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन जब जूम करके देखा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि जिस इंजेक्शन से वो क्योर इंजेक्ट किया गया था उसकी नली फटी हुई थी और मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे किसी ने बंदूक की नली से गोली दागी हो। अब एक तरफ तो नताशा यहाँ पर टोनी स्टार्क की मौत के रीजन से जूझ रही थी, वहीं पर अब काने टकले का भी कॉल आ जाता है और बताता है कि लो भैया तुम्हारा एक और पार्टनर क्लिंट बार्टन भी निपट लिया है और अब वो से एक ही बात कहता है कि जितना जल्दी हो सके अंडरग्राउंड हो जाना, नहीं तो आके अब तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल एवेंजर्स 6 की टीम में हल्क भी शामिल था, तो इसका मतलब ये था कि वहां पर हल्क की जान को भी खतरा था, बोले तो एक ब्रूस बैनर। लेकिन साला मजे वाली बात तो है कि दीवारों के कान होते तो यहाँ पर कान लगा के सुन रहे थे सारी बातें हमारे ब्रूस बैनर जी, जो कि अब नताशा की बात सुनकर बाहर आ पड़ते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो नताशा बोलती है रे भाई तू इधर क्या करेला है, चल भाग अपन के साथ यहाँ से, पुलिस ढूंढ रही है तेरे को। अब जैसे ये दोनों वहां से निकलते हैं और फिर दिखाया जाता है भाई बहुत तगड़ा सीन, बोले तो द इनक्रेडिबल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर नीचे खड़े होते थेडियस रोज और धमाधम टैंक के साथ में ऊपर गोलीबारी चालू और ये भाई को गुस्सा, टी शर्ट फाड़ के बोले तो ब्रूस बैनर बने हल्क। लेकिन ये क्या, यहाँ पर भी ट्विस्ट शुरू, देखते ही देखते ब्रूस बैनर का ग्रीन हल्का फुल्का शरीर भारी से भारी होते होते गुब्बारे की तरह फट जाता है फट, और फिर रोना धोना शुरू, जहाँ पर बेटी रोज धमाधम आंसू बहाने लगती है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है अगले इंसिडेंट्स की तरफ, जहां पर पूरी की पूरी कहानी उठाई रखी है थॉर 1 के उस वाले सीन से, जहां पर डिस्ट्रॉयर थॉर को मारने के लिए आया था। लेकिन भाई साहब ट्विस्ट ये है कि इस बार तो सारी की सारी लोकी और उसकी पूरी टीम भी होती है। अब लफड़ा क्या हुआ कि भाई साहब थॉर को भेजा गया था ओडिन की तरफ से उसकी शक्तियों को वापस लेने के लिए, यानी कि जब वो वर्दी नहीं था, और ये रीजन था कि वो हॉकाई की एक ही तीर में निपट लिया। लेकिन भाई तो भाई गुस्सा तो आना था, इसलिए वो आप पहुंचे यहाँ पर थॉर की मौत का बदला लेने के लिए फील कोल्सन से, जो कि भाई साहब खाली आती हैं। ये आए अब कैस्केट ऑफ एशिएंट विंटर को लेकर, और फिर की फटी तो वो बोला अरे भाई सॉरी हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे लोग मरे तो मेरे भी तो लोग मरे, अपन दोनों का दुश्मन एक ही चेबिड़ू, जिसको तू ढूंढ रहा है उसको ही चपुन ढूंढ रहा है, चला जा मिलके ढूंढते हैं। अब लॉकी सुन के बोलता है ठीक है यार तू भी ढूंढेगा मैं भी ढूंढेगा, लेकिन साला मिलेगा कहाँ पे। और इसी राड़े के बीच में अब पहुंच जाती है नताशा अपने सीक्रेट मिशन पर, जहां पर वो पहुंचती है शील्ड के बेस कैंप में, जहां से निकलना था अंडरग्राउंड का बाकी सारा पुराना फालतू का डेटा, जो कि प्रोटेक्टेड था एक बहुत ही बड़े तगड़े पासवर्ड के साथ में। तो वो कॉल लगाती है सीधा फील कॉल्सन को, पूछती है भाई साहब पासवर्ड तो बता दे खुलेगा कैसे। तो भैया जी पासवर्ड बताते हैं स्टीव 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 0704। और अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ 04 जुलाई, यानी कि हमारे स्टीव रॉजर्स की बर्थ डेट, क्योंकि फील कॉल्सन के भाई साहब फील में थे स्टीव रॉजर, बड़ा प्यार करता था उनसे, एंड दैट इज द रीजन पासवर्ड इज स्टीव 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 0704। अब यहाँ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डेटा के अंदर हमारी लाल बाल वाली को पता चलता है कि जेनेट वैन डाई यानी कि हैम्पिंग की वाइफ, जो कि आज से 2 साल पहले मर चुकी है, उसने थोड़े ही दिन पहले वापस से पूरे डेटाबेस के अंदर एंट्री करके रीचेकिंग करी थी। आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अगर ओरिजिनल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जेनेट वैन डाई बेसिकली क्वांटम रियाल्म के अंदर 30 सालों तक फंसी हुई थी, तो उसका यहाँ पर होना नामुमकिन है। जब ये सारी चीजें नताशा निक फ्यूरी को बता रही होती है तो निक फ्यूरी उसे एक चीज बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले जेनेट वैन डाई की बेटी होप वैन डाई हमारे किसी एक खास मिशन पर निकली हुई थी, मगर उसी मिशन के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो इन सभी बातों को सुनकर अब यहाँ पर नताशा को लगने लगता है कि जरूर इन दोनों से कोई रिलेटेड बंदा या फिर कोई एक रिलेटेड कैरेक्टर है जो कि बदला लेने के लिए वापस शील्ड के अंदर आया है और उनके सभी के सभी किरदारों को जान से उड़ाता जा रहा है। लेकिन देखते ही देखते वहां पर नताशा के ऊपर भी धमाधम हमला हो जाता है, तो वो निक फ्यूरी को कांटेक्ट करके उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, जहां पर भाई साहब तो बैठे हुए रेस्टोरेंट में, और देखा जाए तो ये वही रेस्टोरेंट था जिसके अंदर थॉर 1 की शूटिंग हुई थी, जहां पर भाई साहब थॉर धमाधम कॉफी पी के कप फोड़ते जा रहे थे और बोल रहे थे एक और ला दो भैया एक और ला दो। और अब जैसा कि थोड़ी देर बाद कॉल लग जाता तो निक फ्यूरी सीधा अपने पप्पू पेजर का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन मार्वल को बुलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। बट बटन दबाने से पहले उसकी खाली दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि इसके पीछे कोई एक शख्स ऐसा है जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए वो खबर का पता लगाने के लिए हाथ मिला लेता है हमारे हरामखोर इंसान मिस्चीव लॉकी से। और उसके बाद पहुंचता है होप वैन डाई की ग्रेव पर, जहां पहुंचने के बाद इस कहानी का सबसे बड़ा विलन रिवील होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैम्पिंग खुद निकलते हैं। भाई साहब ये देखकर तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए कि आखिर एक अच्छा देवता मानुस यहाँ पर विलन कैसे निकल गए रे बाबा। और फिर दे धमाधम फाइट शुरू, लेकिन इस बार सबसे ट्विस्ट वाली बात तो ये कि हैम्पिंग अपने एंटमैन सूट में नहीं बल्कि येलो जैकेट में अब बड़ा तो सटिया चुका था, क्योंकि धीरे धीरे उम्र भी तो बढ़ रही थी अंकल की, और ऊपर से बेटी का चले जाना और उसके ऊपर से फिर वाइफ का क्वांटम रियाल्म के अंदर फंस जाना। आखिर इन सब के पीछे गुस्सा तो भाई साहब शील्ड पर उतरना ही था, इसलिए वो एक एक करके सारे के सारे शील्ड के असेंबल वाले हुए
वो एवेंजर्स की ठुकाई कर रहा था और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगते हैं, जहां पर अंकल जी बताते हैं कि मैंने इंजेक्शन से गोली की रफ्तार में निकलकर सबसे पहले तो आयरन मैन को ठोका, उसके बाद में हॉकाई के जब वो तीर निशाने पर थे तो उसकी मुट्ठी खोल दी जिससे कि तीर घुस गया थॉर के सीने में, और फिर हल्क की बॉडी में कुछ रिएक्शन कर दिया जिसकी वजह से वो गुब्बारे की तरह फट गया। और फिर शुरुआत होती है इन दोनों की फाइट की, लेकिन इसी बीच यहाँ पर पता चलता है कि भैया कानिये टकलिए ने अपना एक और पत्ता खेल दिया। वो खुद नहीं होता, वो वहां पर खड़ा होता है मिस्चीफ लोकी और दे दमादम ठुकाई तो बनती थी, और यहाँ पे बेचारे बड़ा अंकल ठुक जाते हैं और हाथ पैर बंधवाकर सीधा पहुंचवा देते हैं कस्टडी के अंदर। और फाइनली सब कुछ सेट होने के बाद में अब ये सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन भैया 3 एवेंजर निपटा दिए, जिनमें हमारे प्यारे टोनी जी, माय लव थॉर और बच्चों के हल्क शामिल थे। जहां पर अंतिम घड़ी में कानिया टकलिया लोकी को कहता है कि ठीक है भैया सब कुछ सेट हो गया है, अब तो यहाँ से निकल सकता है। लेकिन भैया लोकी को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हरामखोरी करे बिना तो मानेगा नहीं, इसलिए अब वो यहाँ पर रूल करने के बारे में सोचता है। और अब जैसा कि निक फ्यूरी के पास में और कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपने पप्पू पेजर को इस्तेमाल करके बुला लेता है कैप्टन मार्वल को, जहां पर कैप्टन मार्वल फुल धुलाई के मूड में हाँ भैया किसको धोना है। और वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी को बर्फ में जमी हुई शील्ड भी मिलती है, यानी कि देखा जाए तो सीधा सीधा पॉइंट आउट कैप्टन कार्टर की तरफ से, या फिर हो सकता है स्टीव रॉजर्स। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये छोटी मोटी कॉमेडी आपको कैसी लगी, मुझे इस बार तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था और जस्ट खाली चेकिंग के लिए था कि आपको ये फनी लैंग्वेज और साथ ही आपको ये कॉमेडी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो भैया हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के अब तगड़े कंटेंट आपको इस चैनल पर धमाधम मिलने वाले हैं, क्योंकि वेकेशन से तो अब अपन आ चुके हैं, अब धमाधम वीडियोस की लाइन लगने वाली है। एंड वंस अगेन टाइम थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।